हेलो दोस्तों, सिविल का हब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ IS 456 का। तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या है कि आपका जो कंक्रीट है वो वर्केबल होना चाहिए। जो कंक्रीट के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, एडमिक्सचर्स, वो उसको हम इजीली मिक्स कर सकें, उसको जहाँ पे हमको प्लेस करना वहाँ प्लेस कर सकें, कॉम्पैक्ट कर सकें और फिनिश कर सकें उसको विदाउट लॉस ऑफ होमोजेनिटी। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेसिंग कंडीशन के बारे में और डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या होनी चाहिए, स्लम्प वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्लेसिंग कंडीशन है, अगर हम सैलो फाउंडेशन है और पेवमेंट हम बना रहे हैं यूजिंग पेपर के यूज़ करके हम अगर पेवमेंट बना रहे हैं तो उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए। और जब डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी बहुत कम होती है तो वहाँ पे हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करते हैं और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की जो वैल्यू होनी चाहिए 0.75 टू 0.8। उसके बाद मास कंक्रीट की हम बात करेंगे और लाइट रेनफोर्स सेक्शन, जैसे आपका बीम में लाइट रेनफोर्स सेक्शन हो सकता है, कॉलम में, स्लैब में, फ्लोर में, स्ट्रिप फुटिंग में, जहाँ पे हैवी रीइंफोर्समेंट नहीं है वहाँ डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी को हमको रिक्वायरमेंट लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और स्लम्प की जो वैल्यू होती है वो 25 टू 75 mm होती है। उसके बाद हैवीली रीइंफोर्स सेक्शन, अगर हैवीली रीइंफोर्स सेक्शन है स्लैब में, बीम में, कॉलम में और पम्प्ड कंक्रीट की अगर हमें प्लेसिंग कंडीशन है तो उसमें डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मीडियम होती है। और स्लम्प वैल्यू की अगर बात करूँ मैं तो 75 टू 100 mm होना चाहिए। उसके बाद ट्रेंच फिले, अगर कोई ट्रेंच है उसको हमको फिल करना है तो उसमें हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और स्लम्प की जो वैल्यू होती है वो 100 टू 150 mm होती है। और उसके बाद इंसिटू पाइलिंग, अगर पाइलिंग का काम हो रहा है ट्रिमी कंक्रीट विद द हेल्प ऑफ, अगर हमें कंक्रीट प्लेस करना है अंडर वाटर तो ट्रिमी एक पाइप होता है, वाटर टाइप पाइप होता है, उसकी सहायता से हम कंक्रीट को पोर करते हैं अंडर वाटर। तो ट्रिमी पाइप है तो इसके लिए वेरी हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या है कि कंक्रीट आपका ड्यूरेबल होना चाहिए, जो उसकी एंटिसिपेटेड लाइफ है, एंटिसिपेटेड लाइफ है जिस एक्सपोजर कंडीशन के लिए, तो उस पीरियड में वो सही से परफॉर्म करना चाहिए। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। उनमें आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंट कैसा है, उसके बाद हमने जो स्टील प्रोवाइड किया स्ट्रक्चर में उसका कवर हमने उसको कितना प्रोवाइड किया है, उसके बाद जो टाइप एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जो क्वालिटी है और टाइप हमने यूज़ किया है कंक्रीट बनाने के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद सीमेंट कंटेंट कितना हम प्रोवाइड दे रहे हैं, सीमेंट कंटेंट हम कंक्रीट में कितना मिला रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो कितना है। उसके बाद वर्कमैनशिप इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फुल कॉम्पैक्शन एंड एफिशिएंट क्यूरिंग। फुल कॉम्पैक्शन में मतलब है कि हम वाइब्रेटर का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंट क्यूरिंग कौन सा मेथड हम क्यूरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, सही से हम प्रॉपरली क्यूरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आपका ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट अफेक्ट करता है, डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद रिक्वायरमेंट फॉर ड्यूरेबिलिटी, उसके बाद ये है रिक्वायरमेंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि शेप एंड साइज़ ऑफ द मेंबर, जो शेप है और साइज़ है वो मेंबर इस हिसाब से उसको डिज़ाइन करना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि जिससे कि गुड ड्रेनेज हो, मिनिमम क्रैक्स हो, क्यूरिंग एडुकेट हो, प्रॉपरली हो। एक्स्ट्रा कवर कभी कभी हमको प्रोवाइड करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट एक्सपोजर कंडीशन। उसके बाद एक्सपोजर कंडीशन की अगर हम बात करें तो माइल्ड एक कंडीशन होती है जो आरसीसी के लिए जो मिनिमम ग्रेड जो हम यूज़ कर सकते हैं एज़ पर IS कोड वो M20 है। उसके बाद मॉडरेट कंडीशन है, उसके लिए मिनिमम ग्रेड M25 होता है। सीवियर के लिए M30 ग्रेड, वेरी सीवियर के लिए मिनिमम जो कॉन्क्रीट ग्रेड होना चाहिए एज़ पर IS कोड वह है M35 एंड एक्सट्रीम के लिए M40। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रीजिंग एंड थॉइंग की। फ्रीजिंग एंड थॉइंग क्या है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग होगा क्या, कब होगा, जब वेट कंडीशन आपकी एग्जिस्ट करेगी। फ्रीजिंग और थॉइंग का मतलब है कि जब पानी आपका फ्रीज हो जा रहा है और कुछ टाइम के बाद वो आपका
लिक्विड फॉर्म में दोबारा से परिवर्तित हो जा रहा है तो वो फ्रीजिंग एंड थॉइंग उसको हम बोलते हैं। तो एक ये इस पर भी बहुत डिपेंड करता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। उसके बाद अगर हमको ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की बढ़ानी है तो उसके लिए हम सूटेबल एडमिक्सर्स मिला सकते हैं, एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सर्स मिला सकते हैं। उसके बाद एयर एंट्रेनमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20 mm के लिए 5 ± 1% हम यूज़ कर सकते हैं, 40 mm के लिए 4 ± 1 हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक बात है कि जो एयर एंट्रेनमेंट हम यूज़ करते हैं कंक्रीट में तो वो रिड्यूस कर देता है स्ट्रेंथ को, तो हमें सूटेबल एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे टू अचीव द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। ओके, उसके बाद मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो होना चाहिए कंक्रीट में, सीमेंट कंटेंट उसमें आपका अगर फ्लाई ऐश हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सीमेंट कंटेंट है उसमें अगर हम फ्लाई ऐश यूज़ नहीं कर रहे हैं या GGBS ग्राउंड गेयर में ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हम यूज़ नहीं करते हैं तो उसकी जो वैल्यू रेस्ट्रिक्ट करी गई है IS कोड द्वारा वो है 450 kg/m²। whenever there is a chloride in content, अगर आपका chloride in concrete there is increased risk of corrosion of embedded metal। कहने का मतलब है कि अगर क्लोराइड होगा कंक्रीट में तो वहाँ रिस्क ज़्यादा होगा कि जो आपका स्टील है उसमें कोरोजन लगने का चांस रहेगा। उसके बाद सल्फेट इन कंक्रीट, अब सल्फेट अगर कंक्रीट में होगा तो एक्सेसिव अमाउंट अगर इसका होगा सल्फेट का है जैसे SO3 तो एक्सपेंशन और डिस्लेशन ऑफ कंक्रीट कॉज कर सकता है। और जो IS कोड ने इसकी वैल्यू जो रिस्ट्रिक्ट करी है, टोटल वाटर सोल्यूबल सल्फेट कंटेंट ऑफ कंक्रीट HSO3, ये आपका 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4% ऑफ किसका? 4% बाय मास ऑफ सीमेंट इन द मिक्स। जितना हम सीमेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसका 4% से ज़्यादा वाटर सोल्यूबल सल्फेट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और अगर हम सुपर सल्फेट सीमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं तो 4% जो उसकी जो लिमिट दी गई IS कोड में वो अप्लाई नहीं होती है जब हम कंक्रीट बनाने के लिए सुपर सल्फेट सीमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ एज पर IS कोड, क्योंकि मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर विद एग्रीगेट 20 mm का एग्रीगेट है, उसके लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए। तो आज हम उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट में जो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है उसके लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन 1 cubic meter ऑफ कंक्रीट वो होना चाहिए 220 kg। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए 0.6 और मिनिमम ग्रेड IS कोड ने इसके लिए स्पेसिफाई नहीं किया है। उसके बाद मॉडरेट कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट होना चाहिए 240 kg/m², मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए 0.6 और मिनिमम ग्रेड होना चाहिए M15। उसके बाद सीवियर कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट की वैल्यू होना चाहिए 250, मैक्सिमम वाटर सीमेंट की वैल्यू होनी चाहिए 0.5 एंड मिनिमम ग्रेड होना चाहिए M20 का। वेरी सीवियर है तो 260 kg/m², मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है तो 0.45 एंड मिनिमम ग्रेड है तो M20 ग्रेड से कम का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक्सट्रीम कंडीशन है तो 280 kg/m² मिनिमम सीमेंट कंटेंट की वैल्यू। उसके बाद मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 होना चाहिए और मिनिमम ग्रेड M25। अगर अब हम बात करें RCC के लिए, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए, तो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में सीमेंट कंटेंट जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट होना चाहिए वो 300 kg/m², मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 और मिनिमम ग्रेड होना चाहिए M20। मॉडरेट कंडीशन के लिए 300 मिनिमम सीमेंट कंटेंट की वैल्यू, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.5, मिनिमम ग्रेड होना चाहिए M25। सीवियर कंडीशन के लिए 320 kg/m², मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होना चाहिए M30। वेरी सीवियर कंडीशन में
मिनिमम सीमेंट कंटेंट की वैल्यू इन पर क्यूबिक मीटर 340 होनी चाहिए और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 होना चाहिए एंड मिनिमम ग्रेड होना चाहिए M35। एक्सट्रीम कंडीशन के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट की वैल्यू होनी चाहिए 360 kg पर क्यूबिक मीटर, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 एंड मिनिमम ग्रेड होना चाहिए M40। ये जो वैल्यू मैंने आपको अभी बताई, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये था 20 mm एग्रीगेट साइज़ के लिए। तो अब एडजस्टमेंट हमको करना है। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट अगर 20 mm से कोई दूसरा नॉमिनल साइज़ हम ले रहे हैं तो 10 mm के लिए +40 kg पर क्यूबिक मीटर हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। 20 mm के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है, 40 mm के लिए -30 kg पर क्यूबिक मीटर हमको माइनस करना पड़ेगा। और उसके बाद लिमिट्स ऑफ क्लोराइड कंटेंट ऑफ कंक्रीट। उसके बाद IS कोड हमें क्लोराइड कंटेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलता है। तो इसके अनुसार कंक्रीट कंटेनिंग मेटल एंड स्टीम क्योर्ड एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट है तो मैक्सिमम टोटल एसिड सॉल्युबल क्लोराइड कंटेंट की वैल्यू 0.4 होनी चाहिए। जब आपका कंक्रीट में स्टील है उसको हम क्यूरिंग कर रहे हैं, स्टीम क्यूरिंग के द्वारा उसको क्योर कर रहे हैं, उसके बाद वो और प्री स्ट्रेस कंक्रीट है तो 0.4। RCC रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है तो उसमें 0.6 kg पर क्यूबिक मीटर क्लोराइड कंटेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंक्रीट नॉट कंटेनिंग मेटल, अगर कंक्रीट में स्टील नहीं है तो उसकी वैल्यू, क्लोराइड कंटेंट की वैल्यू एज लार्ज एज पॉसिबल हो सकती है 3 kg पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद कंक्रीट इन सी वाटर की हम बात करें तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए जो मिनिमम ग्रेड हम सी वाटर में हम इसको यूज़ करना चाहिए वो M20 ग्रेड का है। M20 ग्रेड का कंक्रीट को हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कंक्रीट इन सी वाटर RCC के लिए तो यह है M30 से कम का ग्रेड हमको यूज़ नहीं करना है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये जो करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसका मतलब क्या है, जब हम कोई M20 ग्रेड का हमारे पास कोई कंक्रीट है उसमें से हमने 30 क्यूब कास्ट किए तो जब हम 28 डे तो उसकी टेस्टिंग करते हैं तो 30 का 5% कितना था 1.5, तो इस 30 क्यूब में से 1 क्यूब आपका फेल हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर फेल होता है तो हम इसको करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।